नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री बुक नंबर 1 का दूसरा चैप्टर राजा, किसान और नगर। दोस्तों, ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड चौथी वीडियो होगी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियो बना रही है। लिंक मैं इन तीनों वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन तीनों वीडियो में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करवाए हैं, जिससे आपका इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैंने MCQ भी करवा रखे हैं। और आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड 8 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पेपर में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूँ कि मैं तीनों वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले पहले आप उन तीनों वीडियो को देख लेना, इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी जो। ठीक है दोस्तों, ये वाले इस चैप्टर से रिलेटेड चौथी वीडियो होगी, और इस चैप्टर से रिलेटेड 5 वीडियो होगी। 5वीं वीडियो मैं इस वीडियो के बाद डालूंगा, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड मैप वर्क करेंगे। इस वीडियो में हम केवल 8 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। 5वीं वीडियो तो इसके बाद आएगी। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को, जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, यानी 8 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पेपर में आने की संभावना बहुत होती है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो और अपना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर है राजा, किसान और नगर। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पार्ट 1 में दे दिया था। पार्ट 1 में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड, ये देखिए, सारे ये अद्भुत पॉइंट यानी सुंदर पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए थे। जैसे देखिए, टोटल 35 पॉइंट हैं। 35 के 35 पॉइंट मैंने पार्ट 1 व पार्ट 2 में डिस्कस किए थे इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए, सारे पॉइंट्स मैंने बिल्कुल ईजी एक्सप्लेनेशन का आपको बताया है। कृपया इस वीडियो के बाद आप उन वीडियो को ज़रूर देख लें। देखिए, सारे मैंने पॉइंट्स पार्ट 1 व पार्ट 2 में कवर करवा दिए हैं, और पार्ट 3 में मैंने ये सारे 21 के 21 MCQ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हैं, सारे 21 MCQ मैंने क्लियर करवा दिए हैं पार्ट 3 में। एक बार जल्दी स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, ये सारे मैंने करवा दिए हैं। और आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड राजा किशन नगर से। भारतीय इतिहास में राजा अशोक के योगदान पर चर्चा कीजिए। हमें बताना है कि भारत के इतिहास में राजा अशोक के का क्या योगदान है, उन्होंने क्या क्या भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा कि भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक का निम्नलिखित योगदान है। निम्नलिखित बिंदुओं से हम उनका योगदान समझेंगे। पहला पॉइंट है, यह एक मजबूत साम्राज्य की स्थापना। राजा अशोक ने एक बहुत बड़े साम्राज्य, बहुत बड़ा एम्पायर की स्थापना की थी। अपने बहुत बड़े साम्राज्य की उन्होंने अपने स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट है, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। उनके काम, उनके मतलब जब उनका शासन हुआ करता था ना अपने राजा में, तो उनका बिल्कुल मतलब आपस में वो जनता उनके प्रति भड़कती भी नहीं थी। उन्होंने इतना अपना अच्छा प्रशासन बना रखा था, सुव्यवस्थित, बिल्कुल परफेक्ट उनका शासन चलता था, ना कोई गड़बड़ी होती थी। तीसरा, एक मजबूत सैन्य संगठन, उनकी सेना बहुत मजबूत थी। चौथा पॉइंट होगा न्यायालय की स्थापना। उन्होंने जनता के अधिकारों की मांग के लिए न्यायालयों की भी स्थापना की, ताकि किसी को भी अपने न्याय मिल सके, सबको मिल सके। पांचवा पॉइंट होगा एक आदर्श राज्य की संकल्पना। उन्होंने अपने एक आदर्श यानी अपने एक मोटिव राज्य की संकल्पना की थी कि मेरा आदर्श यानी आदर्शवादी राज्य मेरा बन सके। गुप्तचर विभाग की स्थापना। उन्होंने गुप्तचर विभाग की, उन्होंने अपने गुप्त यानी गुप्त संदेश मिल सके, ताकि वह भी अपने पड़ोसी राज्य पर नज़र रख सकें। उन्होंने अपने गुप्त विभाग की भी स्थापना कर रखी थी। एजेंसी यानी मतलब एक पर आज हमें एजेंसी कहते हैं, पहले उन्हें गुप्तचर कहा जाता था। एजेंसी यानी उनकी एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी, आज खुफिया एजेंसी है, पहले गुप्तचर हुआ करता था। साम्राज्य का विस्तार। उन्होंने अपने प्रशासन में अपने साम्राज्य को बहुत 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 क्षेत्रफल में बढ़ाया। उनका 1 करोड़ तक साम्राज्य हुआ करता था। धर्म की स्थापना। उन्होंने अपने धर्म की स्थापना की। सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार था, कोई भी अपने धर्म से वंचित नहीं रह सकता था। यही उनके प्रशासन की एक सबसे बड़ी विशेषता थी। व्यापार में वृद्धि। उनके साम्राज्य में व्यापार बहुत हुआ करता था, जिससे उनके साम्राज्य में पैसों की कमी नहीं हुआ करती। अच्छी कर प्रणाली। टैक्स, टैक्स की प्रणाली, अच्छी टैक्स प्रणाली। अशोक का साम्राज्य किसान, जमींदार इत्यादि लोगों से टैक्स भी लिया करता था, जिससे राज्य समृद्ध हुआ करता था। अच्छा सड़क मार्ग व नौसेना का संगठन। अच्छे सड़क हुआ करते थे। नौसेना भी चीज़ें जो पानी में रहा करती थी। ठीक है, तो यही पॉइंट हो जाएंगे अशोक के साम्राज्य की विशेषता, और अशोक ने भारतीय इतिहास में क्या क्या योगदान दिया वही है। ठीक है, आप इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। 11 पॉइंट है, आप इनको, मैंने इनका मतलब मेन बताया, आप इनको एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे
दूसरे क्वेश्चन में। उम्मीद है आपको पहला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषता बताइए। यहाँ पूछ रखा है हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, यानी मौर्य साम्राज्य में प्रशासन कैसा हुआ करता था, उसकी विशेषता क्या है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो हमारा दूसरा है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषता कुछ निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। सेम सुव्यवस्थित प्रशासन हुआ करता था, ना कोई गड़बड़ हुआ करती थी, ना कोई मतलब बिल्कुल परफेक्ट प्रशासन हुआ करता था, सुसंगठित। देखो और है सत्ता के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। ये पॉइंट मैं 10 बार समझा रखा हूँ पहले 3 वीडियो में। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र हुआ करते थे, एक राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रमुख प्रांतीय केंद्र जिसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी हैं। ठीक है, एक बार आप फिर याद करना कि मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। पाटलिपुत्र ये एक राजधानी थी, यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। क्या थी? पाटलिपुत्र राजधानी थी। और ये तक्षशिला, उज्जैनी, तौसली, स्वर्णगिरी ये प्रांतीय केंद्र थे, यानी नगर हुआ करते थे। ठीक है, और पाटलिपुत्र राजधानी हुआ करती थी। हमारा तीसरा पॉइंट है कि सड़क मार्ग व नौसेना का विकास कर सुदूर केंद्रों तक नियंत्रण किया गया। देखो मौर्य साम्राज्य में जब जिन भी राजाओं का शासन हुआ करता था, उन्होंने क्या किया? सड़कों का निर्माण किया, सड़क तंत्र का निर्माण किया, नौसेना का विकास किया, जिससे दूर दूर के क्षेत्रों तक संपर्क हो सके, व्यापार हो सके, लोगों की आवाजाही अच्छी हो सके। हमारा चौथा पॉइंट है प्रशासनिक नियंत्रण के लिए संगठित सेना का नियंत्रण। देखो अगर कोई पहले के समय में जो भी साम्राज्य हुआ करता था उसका दूसरे साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ करता था, तो इसलिए युद्धों से बचने के लिए प्रशासनिक नियंत्रण यानी प्रशासनिक तंत्र का निर्माण किया गया, संगठित सेना का गठन किया गया। तो वही है। पांचवा धम्म के द्वारा जनता तक पहुंच। आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य में जब सम्राट अशोक का शासन हुआ करता था, उन्होंने धम्म आपको पता होगा कि धम्म एक प्रकार की शिक्षा होती है। उन्होंने क्या किया? अशोक ने अपनी जनता को अच्छा आदर्श यानी अपनी जनता को अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, अच्छी जनता बनाने के लिए उन्होंने धम्म का विकास किया। धम्म में मेनली होता था बड़ों का सम्मान करें, ब्राह्मणों, वृद्धजनों, इनके साथ सहानुभूति की नीति अपनाएं मत, और किसी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, यही सब हो रखा था। ठीक है, अशोक ने धम्म के द्वारा जनता तक पहुंचना यानी धम्म जनता तक पहुंचे और न्यायालयों की स्थापना की गई। मौर्य साम्राज्य में जनता के अधिकारों की मांग के लिए न्यायालयों की स्थापना की गई। जनता भी अपने अधिकारों की मांग कर सकती थी। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, यानी जैसे आज के समय में राज्य सरकार, केंद्र सरकार होती है ना, तो इसमें भी अधिकारी होते हैं, जैसे IAS, IPS। आज के समय की बात कर रहा हूँ, ये मतलब ये विभिन्न अधिकारी होते थे। पहले के समय में भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी ताकि नागरिकों की वे देख रेख कर सकें अधिकारी। ठीक है, 8वां पॉइंट है वित्त व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यवस्थित कर प्रणाली। मौर्य साम्राज्य में क्या हुआ? वित्त व्यवस्था यानी पैसे की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कर प्रणाली की गई। मौर्य साम्राज्य में एक परफेक्ट व सुव्यवस्थित कर प्रणाली थी। तो उसमें मेनली यही बता रखा है कि वित्तीय व्यवस्था यानी पैसे की व्यवस्था को साम्राज्य में अच्छी बनाने के लिए अच्छी कर प्रणाली थी, यानी मनमाने अंधाधुंध जनता से टैक्स नहीं मांगा जाता था। जनता से उनकी हैसियत के हिसाब से टैक्स बना जाता था, जिससे राज्य भी संतुष्ट था, जनता भी संतुष्ट थी, राजा भी संतुष्ट थे। हमारा 9वां पॉइंट है सैन्य गतिविधियों का उचित संचालन, यानी सैनिक गतिविधियां भी उचित संचालन किया जाता था। सभी राजा के अंडर में हुआ करता था। सैनिक अपनी मनमानी चीज़ें कुछ नहीं किया करते थे, सब सुव्यवस्थित था, परफेक्ट था। ठीक है, अगर बात करें हमारे तीसरे क्वेश्चन की, तो मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। देखो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा था कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की व्यवस्था, इसमें आर्थिक व राजनीतिक विशेषता पूछ रखा। ठीक है, पहले में प्रशासन संबंधित, दूसरे में आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धता। दोनों क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड हैं। पहले में मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की विशेषता पूछी, दूसरे में आर्थिक व राजनीतिक विशेषता यानी उपलब्धियाँ पूछी। तो चलिए हमारा तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। देखो हमारा पहला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से एक मजबूत साम्राज्य था, यानी वहाँ पर आर्थिक रूप से भी मौर्य साम्राज्य अच्छी था, यानी पैसे की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। राजनीतिक दृष्टि यानी राजनीतिक पॉलिटिक्स भी अच्छी थी, किसी का मतलब शासन भी अच्छा हुआ करता था। यहाँ पर राजनीतिक संकट हुआ नहीं करता था, राजनीतिक रूप से भी संतुष्ट यानी संतुलन था, पॉलिटिक्स अच्छी थी। अगर बात करें हमारा दूसरा पॉइंट, अच्छी कर प्रणाली द्वारा वित्तीय स्थिरता। ऊपर मैंने समझा दिया है, अच्छी कर प्रणाली द्वारा वित्तीय स्थिरता यानी
मौर्य साम्राज्य के राजाओं ने एक कर प्रणाली लागू की गई थी जिससे उनको अच्छी खासी रकम मिल जाती थी, जिससे वित्तीय स्थिरता हुआ करती थी। अगर बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, तो कृषि में नई तकनीकों का समावेश व सिंचाई की व्यवस्था। राजाओं द्वारा किसानों को कृषि में अधिक उपलब्धता बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों का समावेश किया गया। सिंचाई की व्यवस्था ली गई। राजाओं द्वारा किसानों को सिंचाई की व्यवस्था प्रदान करने के लिए तालाबों का निर्माण किया गया, कुओं का निर्माण करवा के दिया गया, ताकि कृषि की पैदावार बढ़े, खेतों में उपलब्धता बढ़े, यानी खेती की पैदावार बढ़े, खाद्यान्न फसलों की उपलब्धता बढ़े, जनता को खाने के लिए फसल मिले, भुखमरी ना हो। इसलिए कृषि में नई तकनीकों का समावेश, यानी नई तकनीक जोड़ी गई कृषि में, और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी की गई। ठीक है। अगर बात करें हमारे चौथे पॉइंट की, तो वाणिज्य व व्यापार में सुरक्षा व स्थिरता, यानी मौर्य साम्राज्य में व्यापार में सुरक्षा हुआ करती थी। जैसे वैसे नहीं व्यापार में घुसपैठे आते थे, व्यापारियों से पैसे हड़प लिया करते थे, नहीं। मौर्य साम्राज्य में व्यापारी सुरक्षित तरीके से व्यापार किया कर सकते थे, वाणिज्य भी सुरक्षित तरीके से किया कर सकते थे, और जिससे स्थिरता बनी हुई रहती थी, हड़बड़ी नहीं हुआ करती थी। ठीक है। और बात करें हमारे पाँचवें पॉइंट की, तो पाँचवा पॉइंट है सड़क व जलमार्ग द्वारा आवागमन हेतु अत्यंत सुरक्षित, सुगम व सुरक्षित। देखो, सड़कों का निर्माण किया गया मौर्य साम्राज्य में, जलमार्गों का विकास, मतलब जलमार्ग तो पहले से बने हुए थे, और जलमार्गों का भी अत्यंत विकास हुआ, जिससे आना जाना यानी आवागमन लोगों का सुरक्षित यानी सुरक्षित हो गया, और सुगम यानी सुव्यवस्थित हो गया। ठीक है। सड़कों का जलमार्गों के निर्माण से लोगों के आवाजाही की तकलीफ दूर हो गई, वो आराम से आ जा सकते थे। साम्राज्य का विस्तार हुआ, यानी मौर्य साम्राज्य का और अधिक विस्तार होता गया, यानी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ता गया। मजबूत, देखो ऊपर ऊपर जैसे मैंने आपको पॉइंट बता रखे हैं ना, सेम वही दोहराए जा रहे हैं। जिन बच्चे ने पहला क्वेश्चन ढंग से समझ लिया होगा ना, पहला दूसरा, उसको तीसरा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी गारंटी है। सातवां पॉइंट है मजबूत सैन्य संगठन द्वारा साम्राज्य की तथा प्रजा की सुरक्षा। देखो, मजबूत सेना हुआ करती थी, जिससे साम्राज्य की भी सुरक्षा हुआ करती थी और जनता की भी सुरक्षा हुआ करती थी। ईजी पॉइंट है। ठीक है। आपको पता होगा कि जिस राज्य की सेना मजबूत होगी तो उसकी जनता को क्या तकलीफ होगी, राजा को क्या तकलीफ होगी, वही है। एक आदर्श राज्य की स्थापना, एक अच्छे राज्य की एक मोटिव राज्य की स्थापना की गई। आदर्शवादी, ना किसी का हमला व ना कुछ, एक आदर्शवादी राज्य का निर्माण किया गया। एक सुव्यवस्थित सुसंगठित आदर्शवादी राज्य की स्थापना हो गई मौर्य साम्राज्य की। प्रजा में राजा की देवे छवि, मौर्य साम्राज्य में जो प्रजा हुआ करती थी वो राजा को मौर्य साम्राज्य में जो प्रजा हुआ करती थी वो राजा को देवता के तुल्य मानती थी, नहीं देव तुल्य मानती थी, देवता की छवि जैसे मानती थी, जैसे उनके लिए वो देवता हैं। 10वां पॉइंट है हर प्रकार से समृद्ध राज्य की स्थापना, यानी आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनीय, हर तरीके से मौर्य साम्राज्य समृद्ध था, हर चीज़ों में वे आगे था। इसी प्रकार हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है आप लिखते भी जाते होंगे और समझते भी जाते होंगे। हमारा चौथा क्वेश्चन है अभिलेख क्या होते हैं, इतिहास लिखने में इनका क्या महत्व है, व सीमा, अभिलेखों की साक्ष्य सीमा पूछ रहे हैं कि अभिलेख क्या होता है व अभिलेखों की कमियां क्या हैं। ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन 4 बार करवा रखा है, पार्ट 1 व पार्ट 2 में, इसलिए कहता हूँ पहले वाली वीडियो देखो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। पूछ रखा, फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ अभिलेख क्या होते हैं। देखो, अभिलेख मुख्यतः शिला अथवा धातु पर खुदे हुए लेख को अभिलेख कहा जाता है। जैसे आज हमारे घर में जो ईंटों की दीवार बनी हुई है जिसमें सीमेंट का प्लास्टर है, उन पर अगर हम किसी नुकीली चीज़ से खोद कर अपना नाम लिखें तो उसे अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख किसी पत्थर पे लिखा जा सकता है, शिला, धातु यानी लोहा, तांबा, कांसा इत्यादि इत्यादि पर हम कोई खोद के लिखे तो उसे भी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। उम्मीद है आपको अभिलेख समझ आया होगा। प्राचीन समय में राजाओं ने अपने कार्य, उपलब्धियाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, राजज्ञों को शिलाओं तथा धातुओं पर खुदवाया था, जो इतिहास के अच्छे स्रोत माने गए हैं, लेकिन इनकी भी कमियां हैं। देखो, पहले के समय में राजा सोचते थे कि हमारे एक समय में मृत्यु हो जाएगी, इसलिए अगर हम अपना नाम बनवाना चाहते हैं तो वो क्या करते थे, धातुओं पर, चट्टानों पर अपने कार्य, अपने नाम, अपनी उपलब्धियां खुदवाया करते थे। ठीक है। जो इतिहास को जानने का अच्छा स्रोत माना जाती हैं आज के समय में, लेकिन इसकी भी कुछ कमियां हैं। क्यों? देखिए, कुछ लिपियों को अभी तक नहीं पढ़ा गया। ऐसा तो नहीं है पहले भी जो भाषा आज बोली जाती है वो पहले भी बोली जाती थी, नहीं, पहले की लिपि अलग है और आज की लिपि अलग है। ठीक है। तो उन्हें पहले की लिपि को आज तक, कुछ लिपियाँ ऐसी भी है जिन्हें अभी तक नहीं पढ़ा गया।
अक्षरों का मिट जाना तथा लुप्त हो जाना। ये तो नहीं है कि पहले जो अक्षर लिखे गए थे वो आज बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हमें मिलेंगे, नहीं, कुछ अक्षर मिट गए हैं, कुछ लुप्त हो गए हैं, कुछ और अपठनीय भाषा वही है, पढ़ा नहीं जा सकता भाषा को। और राजाओं का यशो ज्ञान प्रजा से कोई संबंध नहीं था। देखो, राजा अभिलेख में जो भी लिखाता था वो अपने बारे में, अपने प्रशासन के बारे में, अपने खूबियाँ लिखाता था, वो जनता के बारे में कुछ लिखवाता ही नहीं था। ठीक है, लिपियों के शब्द अक्षर टूट फूट गए, यानी कुछ कुछ अभिलेख तो टूट फूट गए, नष्ट नष्ट हो गए, बचे ही नहीं। ठीक है, और अधूरे वाक्य अस्पष्ट अर्थ देते हैं। इन कमियों के होते हुए अभिलेख इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यंत सहायक होते हैं। देखो, अधूरे वाक्य यानी कुछ वाक्य अधूरे अधूरे लिखे गए जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका, और कुछ वाक्य अधूरे अधूरे गए जिन्हें आज तक समझा नहीं जा सका, यानी अधूरे अधूरे वाक्य लिखे गए थे। तो यही हमारा है अभिलेखों के बारे में। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन है, आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, 5वीं करूँगा आज मैं। पेपर में अक्सर यही क्वेश्चन आते हैं, मतलब इन्हीं में से आते हैं, आप 5 कर लें बहुत हैं। 5वां क्वेश्चन है कि वर्णित काल के दौरान कृषि के तौर तरीकों में कौन से बदलाव आए, स्पष्ट किए। यानी जब मौर्य साम्राज्य का काल में, जैसे वर्णित काल यानी मौर्य साम्राज्य के काल में कृषि में, थोड़ा मैं पिंक कर लेता हूँ ये वाला मार्कर, इसकी लेंथ में छोटी छोटी कर लेता हूँ। हाँ देखो, मौर्य साम्राज्य के दौरान, यानी पिंक करना है इसको यार, पूछ रखा है कि मौर्य साम्राज्य का जब काल चल रहा था तो उसमें कृषि की क्या तकनीक थी, उसमें क्या बदलाव लाए गए, वही पूछ रखा है। तो चलिए इसको भी आपको करवा देता हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखियो, ये है, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि राजाओं की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर अथवा लगान से ही आता था। देखो, राजा जो भी पैसा कमाता था वो मुख्यतः भूमि कर यानी टैक्स से कमाता था, और लगान यानी लगान से कमाता था। ठीक है, भूमि कर यानी भूमि के कर से, और लगान से कमाता था राजा जो भी उसे मिलता था। और लगान सख्ती से वसूला जाता था, यानी लगान उन्हें किसानों और जमींदारों से लगान राजा सख्ती से वसूलता था, उन्हें ढिलाई नहीं देता था, उन्हें देना ही देना होता था किसानों व जमींदारों को। हमारा तीसरा पॉइंट है, प्रजा एवं शासक द्वारा उपज बढ़ाने के उपाय। राजा और प्रजा दोनों ने उपज बढ़ाने के लिए पूरा जोर दिया। ठीक है, राजा और प्रजा ने उपज बढ़ाने का पूरा जोर दिया ताकि कृषि की उपलब्धता हो, खाद्य खेतों में अधिक से अधिक फसल उगे। हमारा चौथा पॉइंट है, सिंचाई के लिए नहरों, जलाशय, कुओं का प्रयोग किया गया। ऊपर भी मैंने बार बार बता रहा हूँ कि सिंचाई के लिए नहरों, जलाशय व कुओं का निर्माण किया गया, जिससे सिंचाई हो सके, खेती बढ़े, उपज बढ़े। लोहे के फाल युक्त हलों की उपज में वृद्धि हुई। देखो, पहले में क्या हुआ करता था कि किसान लकड़ी के फाल वाले हलों का इस्तेमाल करते थे, जिससे अधिक गहराई तक मिट्टी नहीं खुदती थी और उपज ढंग से नहीं हुआ करती। लेकिन इस काल में क्या किया गया, लकड़ी के फाल की जगह लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल किया गया, और जिसमें अधिक नीचे तक खुदाई हो सकी और उपज बढ़ी और उपज में वृद्धि हुई, जैसे लिखा पड़ा है। हमारा छठा पॉइंट है, गाँव के जमींदार प्रधानों का खेती और किसानों व श्रमिकों का नियंत्रण। देखो, उस समय क्या हुआ करता था, गांव के जो जमींदार हुआ करते थे ना, और गांव के जो प्रधान हुआ करते थे, उनका किसानों व श्रमिकों यानी मजदूरों पर नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है, सिंपल पॉइंट है। 7वां पॉइंट है, तकनीकों के प्रयोग व सिंचाई व्यवस्था में उपज। बार बार ये पॉइंट दे रखा है, तकनीकों का विकास किया गया, सिंचाई की व्यवस्था का विकास किया गया। राजाओं व किसानों की आय में वृद्धि, कृषि की पैदावार में वृद्धि होने के कारण राजा को भी टैक्स मिलने लगा, और किसानों को भी किसान अधिक फसल उगाने लगे तो उन्हें अधिक पैसा मिलने लगा। हमारा आखिरी और लास्ट पॉइंट है, राजाओं द्वारा भूमि अनुदान के साक्ष्य मिले। देखो, कुछ अभिलेख ऐसे भी मिले हैं जिसमें पता लगता है कि राजा भूमि को दान में दिया करता था। राजा भूमि को ब्राह्मणों और बौद्ध, जैन धर्म इत्यादि, मतलब अन्य संस्थाओं को भी वह राजा भूमि को दान दिया करते थे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी होता है। टोटल 5 क्वेश्चन है, मैंने करवा दिए। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, मैं जल्दी एंड करना चाहता हूँ। तो यही था, अगले वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो वाली वीडियो 5वीं वीडियो होगी, मैं इस चैप्टर से रिलेटेड मैप कराऊंगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, एक बार फिर इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको रिवाइज हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।